जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीएसएम वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी काव्य का लिखित मॉडल पेपर 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2024 एग्जाम, 2027 एग्जाम और 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इसमें आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, ये 4 प्रश्न परीक्षा 2025 में जरूर आएंगे। बिल्कुल 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये प्रश्न। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम की। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे आपके कॉलेज जहाँ पर हैं, लगभग 60% कॉलेज में लिखित एग्जाम होंगे। तो ध्यान रखेंगे, जिनका भी लिखित एग्जाम है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, और जिनका भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने ऑब्जेक्टिव बहुत से मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के वो तुरंत अपना ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देख सकते हैं। और जिनका लिखित है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये बात जान लीजिए। बहुत ही अच्छी क्लास पे आप लोगों ने टच किया है। चलिए आपके बारे में, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, देखिए 2018, 2019, 2020, 2013, 2017, ठीक है, 2013 में और 2017 में, 2018, 2019, 2020, लगातार ये कम से कम 4 से 5 साल पूछे गए हैं। उसके बाद अभी तक 2021, 2022 और 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। तो ये बात जान लीजिए कि 2000 अगर इतना गैप हुआ है तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम और 2026 एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे सारे क्वेश्चन। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2024 2025 में तो एकदम मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अब प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है आपका, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3 सालों तक ये लगातार पूछा, अभी तक नहीं पूछा है, तो 2024 में ये प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चले अब देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होते हैं। देखिए, जीवनी और आत्मकथा में निम्न अंतर है। यह है जीवनी और यह है आत्मकथा। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखें, जीवनी का कथानक कल्पित न होकर पूर्ण सत्य होता है, यानी जो जीवनी का कथानक होता है वो कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता है, यह पूर्णतः सत्य होता है। अब आत्मकथा क्या है सर जी? तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है कथा या कहानी। आत्मकथा क्या है? खुद के बारे में लिखना। ठीक है, खुद के बारे में जो लिखते हैं वो आत्मकथा होता है। तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा या फिर कहानी। ठीक है, दूसरा है जीवनी में लेखक का जीवनी के नायक के साथ निजी संपर्क होता है। ठीक है, अच्छा, आत्मकथा में क्या होता है? जब कोई साहित्यकार अपने जीवन एवं घटनाक्रम को क्रमवार लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं इसमें क्या अंतर है। देखिए, तीसरा अंतर है इसमें रेचक भावपूर्ण घटनाओं को चुनकर जीवन चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आत्मकथा में इसका लेखक नायक स्वयं होता है। ठीक है, आत्मकथा में जो लेखक होता है वो स्वयं अपने बारे में लिखता है। ठीक है, अब चौथा अंतर देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में। देखें, जीवनी हो जो होता है, जीवनी का नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, और जो आत्मकथा होता है इसकी सभी घटनाएं नायक से संबंध होती हैं। ठीक है, अब पांचवा अंतर क्या है? देखिए, जो जीवनी होती है, जीवनी में घटनाओं का सच्चा सजीव वर्णन होता है, और आत्मकथा में, देखिए, आत्मकथा में लेखक को किसी भी घटनाओं को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी घटनाएं उसकी अपनी होती हैं। ठीक है, अब छठा अंतर देखेंगे इनके बीच, जीवनी और आत्मकथा के बीच में छठवां अंतर है, जो जीवनी है वर्णन के द्वारा व्यक्ति की स्थिति, व्यक्तित्व, योग्यता और चरित्र का उद्घाटन किया जाता है, जबकि जो आत्मकथा होता है, आत्मकथा में लेखक को तटस्थ होना चाहिए, जो अपने सभी पहलू को निर्भीकता से लिख सके। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों, ये कंटिन्यू आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, 2026 एग्जाम के लिए भी। ठीक है, 3 साल ये कंटिन्यू पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, 3 साल ये कंटिन्यू लगातार पूछा जाएगा ये प्रश्न।
अब दूसरा प्रश्न है डायरी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चले देखते हैं डायरी और आत्मकथा में अंतर क्या क्या होते हैं। चले 1 मिनट, चले देखते हैं डायरी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। देखें, डायरी और आत्मकथा, जो डायरी है, डायरी एक व्यक्तिगत पत्रिका या अनुभवों और टिप्पणियों का रिकॉर्ड है जो आमतौर पर दैनिक आधार पर लिखी जाती हैं। अच्छा, आत्मकथा क्या है। देखिए, आत्मकथा यात्रा वृतांत पर एक फिल्म या सचित्र व्याख्यान है। ठीक है, चले अब देखते हैं दूसरा अंतर क्या है डायरी और आत्मकथा में। डायरी दिन प्रति लिखी जाती है। ठीक है, डायरी दिन प्रतिदिन लिखी जाती है, जिसमें लेखक के जीवन में घटित घटनाओं के तुरंत बाद उसके विचार भावनाएं समाहित होती हैं। लेकिन आत्मकथा क्या है, आत्मकथा का जो लेखक है उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रतिबिंबित करते हुए घटना के बाद लिखी जाती हैं। ठीक है, तीसरा अंतर देखते हैं डायरी और आत्मकथा में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए तीसरा अंतर देखते हैं आपका। देखिए, डायरी उस समय चल रहे तत्कालिक विचारों और अनुभवों के बारे में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायरी उस समय चल रहे तत्कालिक विचारों और वह अनुभवों के बारे में होती है। लेकिन जो आत्मकथा होती है, लेखक को कुछ घटनाओं के बारे में याद हो सकता है कि उन्होंने उस समय क्या महसूस किया या सोचा था, लेकिन ज़्यादातर आत्मकथा दूर की यादों से ली जाती हैं। चौथा अंतर क्या है आपका डायरी और आत्मकथा में। देखिए, डायरी जो है, आज घटित घटनाओं के बारे में लिखने वाला व्यक्ति अपनी डायरी लिख रहा होगा। लेकिन जो आत्मकथा है, एक वृद्ध व्यक्ति जो युवावस्था में घटित घटनाओं के बारे में लिख रहा है, वह अपनी आत्मकथा लिख रहा होगा। ठीक है, अब पांचवा अंतर देखते हैं डायरी और आत्मकथा में। डायरी रोज का लिखा गया लेखन है, और आत्मकथा क्या है, आत्मकथा पीछे के एक पूरे जीवन काल का एक साथ कलमबद्ध किया गया लेखा जोखा होता है। अब छठवां अंतर देखते हैं आपका डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है। तो डायरी में जहां दिन प्रतिदिन घटने वाली बातों का विस्तार में विश्लेषण विवरण मिलता है, वहीं आत्मकथा में मुख्य घटनाओं का जिक्र तो होता है, पर रोजमर्रा का वर्णन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो आत्मकथा है होता है, जो सोचिए आप स्वयं अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो आप अपने युवावस्था, आप अपने बचपनावस्था, बाल्यावस्था के बारे में लिखेंगे, तो जो घटनाएं आपको याद रहेंगी सिर्फ वही लिख पाएंगे। ठीक है, तो डायरी और आत्मकथा में यही अंतर होता है। जो डायरी होता है ये डेली बेसिस पे लिखी जाती है, और जो आत्मकथा होता है ये आप अपने वृद्धावस्था में 40-45 साल के बाद यदि आप लिखते हैं तो सोच करके अपने बाल्यावस्था की घटना, अपने युवावस्था की घटनाओं को लिखते हैं। ठीक है, चले अब तीसरा इसमें क्या है। देखें, मध्ययुगीनता और आधुनिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे मध्ययुगीनता क्या होता है, आधुनिक युगीनता क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए मध्ययुगीनता क्या है। मध्यकाल शब्द का स्पष्ट अर्थ आधुनिक काल का पूर्ववर्ती काल है, और दूसरा अर्थ प्राचीन काल के बाद आता है। ठीक है, और जो आधुनिक काल है नूतनता तथा विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मध्यकाल में उसके लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी हैं, लेकिन आधुनिक काल में सामान्य मनुष्य विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन होने का बाध्य हुआ है। ठीक है, देखिए अगला अंतर है इसमें, सॉरी, वर्ण विषय की ओर वर्ण विषय की दृष्टि से मध्यकाल में भक्ति भावना, श्रृंगार, प्रेम, वीरता, प्रशस्ति, नीति तथा काव्यशास्त्री विवेचन की परंपरा रही है। जबकि आधुनिक काल में वर्ण विषय राष्ट्रीयता, संघर्ष, राजतंत्र, प्रजातंत्र, विकास तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर केंद्रित है। आगे देखते हैं इसमें आपका क्या पूछा गया है। देखिए, ढांचागत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन मध्ययुगीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जबकि आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का, ठीक है, आर्थिक तथा सामाजिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा। अब अगला अंतर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। चलें, देखिए मध्यकाल में जहां बैलगाड़ी तथा घोड़ा गाड़ी के यातायात के मुख्य साधन होते थे, जबकि आधुनिक काल में रेल, बस तथा यातायात के अन्य साधन विकसित हुए।
फलतः लोगों का आवागमन बढ़ा, वैचारिक आदान प्रदान भी बढ़ा। ठीक है, देखें अगला अंतर है मध्यकाल में जहाँ भक्ति रीति साहित्य की धुरी के रूप बन रहे, वहीं आधुनिक काल में राष्ट्रीय पश्चिमी शिक्षा और उसका प्रसार प्रसार ठीक है प्रचार प्रसार तथा विभिन्न प्रकार की समस्याएं साहित्यिक रचना के केंद्र में रहीं। इसमें अगला अंतर देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मध्यकाल है जहाँ एक प्रकार का तथा एक ही विद्या में अधिकांश साहित्य मिलता है, जबकि आधुनिक काल में गद्य पद उपन्यास कहानी पत्रकारिता तथा अनुवाद आदि की विविध विधाएं विकसित हुई और हो रही हैं। ठीक है, चले अगला है आपका मध्यकाल में जहाँ अवधि और ब्रज भाषा का प्राधान्य रहा, छंदोबद्धता तथा अलंकारिता काव्य के आभूषण तथा अनिवार्य अंग माने जाते हैं। ठीक है, जबकि आधुनिक काल में गद्य पद सभी के लिए खड़ी बोली का व्यवहार किया गया। इस काल में छंद तथा अलंकारों के बंधन टूट गए और सहज अभिव्यक्ति जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह लिखने का स्वर गूंजने लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसे। चले यहाँ पर है आपका, देखें रिपोर्टाज का परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए रिपोर्टाज मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए रिपोर्टाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई साल लगातार ये पूछा नहीं गया है, तो ध्यान रखिएगा 2024, 2025 एग्जाम, 2026 में आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आना है तो आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम रिपोर्टाज के बारे में। देखिए जो रिपोर्टाज का परिभाषा देते हुए, तो रिपोर्टाज का परिभाषा क्या है, देखिए इसको मत देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। रिपोर्टाज की परिभाषा क्या होती है, रिपोर्टाज शब्द विदेशी है, फ्रेंच भाषा के रिपोर्टाज शब्द को हिंदी में प्रचलित कर दिया गया है। वैसे अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द इसका समानार्थी है। हिंदी में इसे वृत्त निर्देशन कहते हैं। रिपोर्ट किसी घटना के यथासाध्य वर्णन को कहते हैं। ठीक है, चलें इस प्रकार कहा जा सकता है कि रिपोर्टाज उसे कहते हैं जिसमें किसी भी घटना का वर्णन इस कलात्मक ढंग से किया जाए कि पाठक यानी जो पढ़ने वाला है उसके सत्य से सहज ही प्रभावित हो सके। ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा और स्वरूप किस तरह का है। देखें विद्वानों ने रिपोर्टाज की अनेक परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने परिभाषा क्या दी है रिपोर्टाज की। इन्होंने कहा है कि रिपोर्टाज घटना का हो, ठीक है, घटना का हो, दृश्य का हो या मेले का उत्सव का हो, उसे ज्ञान और आनंद का संगम होना चाहिए। ठीक है, चले अब अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रिपोर्टाज को लेकर क्या कहा है। इन्होंने कहा कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन है कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को यानी पढ़ने वाले के हृदय को प्रभावित कर सके, रिपोर्टाज कहलाएगा। ठीक है, अब रिपोर्टाज साहित्य का विकास, ठीक है, चले इसको भी हम इसको बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखें हिंदी में रिपोर्टाज का सूत्रपात करने का श्रेय संभवतया श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को प्राप्त है। ठीक है, 1926 के गुरुकुल कांगड़ी की रजत जयंती से संबंधित उनका रिपोर्टाज संभवतः हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। देखिए डॉक्टर रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर कितने ही रिपोर्टाज भेजे। ये रिपोर्टाज बाद में तूफानों के बीच नामक संग्रह में एक साथ भी प्रकाशित हुए। इस परंपरा में दूसरा नाम आता है डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का। उन्होंने घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे। ये रिपोर्टाज रेखाचित्र नामक संग्रह में बाद में प्रकाशित हुई। तीसरा नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क का। ठीक है, अस्क जी ने रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र नामक संग्रह में प्रकाशित हुए। ठीक है, देखें राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज उनके व्यंग्यपूर्ण निबंधों के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तक में मिलते हैं। अन्य रिपोर्टाज लेखकों में उल्लेखनीय हैं कौन कौन, जैसे भदंत आनंद को सत्यायन यानी देश की मिट्टी बुलाती है, शिव सागर वे लड़ेंगे हजार साल, डॉक्टर धर्मवीर भारतीय युद्ध यात्रा, ये सब यात्रा ये सब क्या है रिपोर्टाज है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज क्या है, प्लाट का मोर्चा। ठीक है, आगे देखेंगे
डॉक्टर धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है युद्ध यात्रा। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का क्या है खून की छींटे। ये सभी रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु की एकलव्य के नोट्स। राजकुमार पेरिस के नोट्स। विवेक राय बाढ़ बाढ़ बाढ़। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी विनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासन सड़क। ठीक है। कैलाश नारद धरती के लिए। निर्मल वर्मा इनका रिपोर्टाज है प्राग एक स्वप्न। अगला देखेंगे सतीश कुमार का क्या है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। ये भी रिपोर्टाज है। पूछेगा कि मुक्ति फौज किसका रिपोर्टाज है श्रीकांत वर्मा का। ठीक है। क्रांति करते आदमी को देखना ये किसका रिपोर्टाज है कमलेश्वर का। बोलेगा कण बोले क्षण मुस्काए ये रिपोर्टाज किसका है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। ठीक है। आज बहुत सारी रिपोर्टाज है। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान देखेंगे उपसंहार आपको ऐसे लिखना है हिंदी गद्य साहित्य की यह विधा उपसंहार। ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य की यह विधा विकास की संभावनाओं से पूर्ण है। भविष्य में जिंदगी का पूरा यथार्थ जब साहित्य में रूपांतरित होने के लिए मचल उठेगा तब रिपोर्टाज जैसी गद्य विधा और समृद्ध होगी। ठीक है। तो ये 4 प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो मैंने 4 प्रश्न बताए हैं इसे अच्छे से रट डालिएगा। रिपोर्टाज से संबंधित और सारे प्रश्नों को आप ध्यान से तैयार कर लेंगे क्योंकि रिपोर्टाज इस बार आपका गारंटी है बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।